हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट लाइब्रेरी। दोस्तों, इस वीडियो में हम SRTF लार्जेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के बारे में जानने जा रहे हैं, जिसे हम एलजेब्रा विथ प्रियम्पशन भी कहते हैं। ठीक है, इसका क्राइटेरिया है वर्स्ट टाइम और मोड हम ये देख रहे हैं प्रियम्पटिव वाला। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने नॉन प्रियम्पटिव को देख लिया था, इसलिए हम अब इसमें प्रियम्पटिव देख रहे हैं। तो आइए इस टेबल के थ्रू LRTF को अप्लाई करते हैं और इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, हमें बनाना पड़ता है ग्रैंड चार्ट। तो ठीक है, मैं यहाँ पे ग्रैंड चार्ट बना लेता हूँ। ये मैंने ग्रैंड चार्ट बना लिया और उससे पहले मैं इस टेबल को कुछ इस टाइप से लिख लेता हूँ, जैसे कि अराइवल टाइम स्टार्ट हो रहा है 1 से 4, तो 0 1 2 3 4। 0 पे हमारा कोई प्रोसेस नहीं है, 1 पे है P1 प्रोसेस 1, 2 पे है प्रोसेस 2, 3 पे है प्रोसेस 3 और 4 पे है प्रोसेस 4। ठीक, और 1 का अराइवल टाइम है 2 और 2 का है 4 और 3 का है 6 और 4 का है 8। ठीक, और फ्रेंड इसमें हमें क्या करना रहता है, जिस भी जॉब का मतलब हम कंपेयर करेंगे और जिसका जो भी जॉब हमारा सबसे लार्जेस्ट होगा उसी को हमें लेना रहता है। जैसे कि अगर हमारे पास सपोज इस चारों की चारों प्रोसेस आ गई, तो हम किसे लेंगे, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे हाई होगा। तो कौन सा है हमारा 8, तो हम इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमारा तो CPU रहता है। CPU कहाँ पे रहता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट हुआ और अब देखिए यहाँ पे 0 में हमारा कोई भी प्रोसेस नहीं है और 0 के बाद कब है, 1 में है। तो हम यहाँ से CPU को 0 से 1 तक चलाएंगे और उस टाइम पे हमारा CPU क्या रहेगा, आइडल रहेगा, मीन्स खाली रहेगा। ठीक है, और 1 पे हम जैसे ही गए हमें मिल गया प्रोसेस P1। ठीक, तो हमने प्रोसेस P1 को असाइन कर लिया। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे नेक्स्ट अराइवल टाइम कितना है, 2। तो ये 1 से लेकर 2 तक चलेगा। ऐसा क्यों चल रहा है, क्योंकि इसका मोड है प्रीएम्प्टिव। ठीक है, इसलिए हम नेक्स्ट अराइवल टाइम पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, कि वो कब आ रहा है उतने टाइम तक हमें किसी प्रोसेस को चलाना होता है। ठीक, तो अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रोसेस कब है, 2 पे है। तो 1 से हो गया हमारा 2, तो 1 से लेकर 2 कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए चला, 1, तो यहाँ से 2 हो गया हमारा 1। ठीक, और अब आया 2 पे हमारा प्रोसेस है, अब हम 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चल रहे, तो यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना रहता है, कंपेयर करना रहता है कि इन दोनों में से कौन सा लार्ज है। तो इन दोनों में से कौन सा लार्ज है, P2 प्रोसेस हमारा लार्ज है, 4 ना, तो हम लेंगे P2 को। ठीक है, सॉरी P2। और उसके बाद देखिए इसके बाद कौन सा अराइवल टाइम है, 3, तो 2 से लेके ये 3 तक चलेगा। तो मीन्स कितने यूनिट के लिए चला, ये 2 से 3 मीन्स 1 यूनिट, तो ये 4 हो गया हमारा 3 और अब ये यहाँ तक आ गया। ठीक, इस प्रोसेस अब हमारे पास P1 P2 P3 आ गई, तो तीनों में कंपेयर करते हैं। P1 का है 1 बर्स्ट टाइम, P2 का है 3 और P3 का है 6। कौन सा बड़ा है, 6, तो 6 वाले को लेंगे। यहाँ पे आया हमारा P3 और उसके बाद देखते हैं 3 के बाद 4 अराइवल टाइम है, तो ये 4 तक चलेगा, मीन्स 3 से हो गया 4, 1 यूनिट टाइम के लिए चला, तो 6 हो गया हमारा 5। ठीक, और अब यहाँ पे हमारी ये चारों की चारों प्रोसेस आ गई। ठीक है, अब हमें इसमें से देखना है कौन सा बड़ा है, तो अब देख सकते हैं आप P4 हमारा बड़ा है, तो P4 हो गया। और कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए हम चलाएंगे इसे, आपके ऊपर है कि हम इसे मतलब अगर समझना चाहते हैं तो एक एक करके भी चला सकते हैं। जैसे कि चलिए मैं एक एक करके ही चला देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलाया। ठीक है, 5, तो अब देखिए ये हो गया हमारा 7। ठीक, अब इसमें से हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, हमारा यही बड़ा होगा। ठीक है, 2 यूनिट ऑफ टाइम मतलब अगर 5 होने तक तो मतलब यही बड़ा होगा। ठीक है, तो हम 5 तक चला लेते हैं। तो 5 में कितना करना माइनस करना, 7 में कितना माइनस करना पड़ेगा, 2, तो आएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, P4 को फिर से 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चला लेते हैं। तो 5 से हो गया हमारा 7, 5 + 2 7 और ये 2 माइनस हो गया, तो ये हमारा बचा 5। ठीक, अब हमें क्या करना रहता है, अब हमें फिर से अब नेक्स्ट कौन सी आएगी, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा कंपेयर। तो देखिए यहाँ पे P3 और P4 दोनों सेम है, तो हम किसको लेंगे, हम इसके बाद चेक करते हैं। अगर बर्स्ट टाइम सेम होता है तो हम देखते हैं अराइवल टाइम को। ठीक है, अराइवल टाइम को देखना रहता है, तो अराइवल टाइम जिसका कम होगा हम उसे लेंगे। तो P3 का कम है, तो P3 हमारा यहाँ पे आया और ये 5 का 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा। ठीक है, ये मीन्स अगर ये देखिए अगर हम इसे पूरा चला देंगे, मतलब इसके बाद तो ये छोटा होने वाला है। और लार्जेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट इसमें क्या लेना पड़ता है, जिसका फर्स्ट टाइम बड़ा हो। तो 4 के बाद हमारा 5 बड़ा हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसे लेंगे।
एक एक करके हमें चलाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, फिर ये समझ में आ जाएगा। जैसे P3 को मैं 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलाता हूँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 8 और ये 5 हो गया हमारा 4। ठीक, अब उसके बाद कौन सा चलेगा इसमें से बड़ा है, P4 प्रोसेस जिसका 5 है बर्स्ट टाइम, तो P4 को चलाता हूँ और ये हो गया 9 और ये हो गया 4। ठीक, अब कौन सा चलेगा जिसका अराइवल टाइम कम है, दोनों सेम है, तो P3 फिर से चला और एक यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा, ये हो गया 3 और ये यहाँ पे 10। ठीक, अब कौन सा बड़ा है, तो अब है हमारा ये 4 ना, ये 3 सेम है पर बर्स्ट टाइम 4 हमारा बड़ा है, तो P4 यहाँ पे हमारा आया और 4 है तो ये 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चला, तो ये हो गया 11 और ये 4 से 3। ठीक, अब देखिए अब हमें कंपेयर करना है इन सभी से, तो P2 P3 P4 इन तीनों का वर्स्ट टाइम सेम है 3 3 3। तो अब हम किसे लेंगे जिसका वर्स्ट टाइम कम होगा, तो हमारा है इस P2 का। तो ठीक, मैं यहाँ पे P2 को लिख लेता हूँ और 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चला, तो ये हो गया हमारा 12 और ये 3 से हो गया 2। अब कौन सा चलेगा, P3 चलेगा क्योंकि इसका अराइवल टाइम कम है, दोनों सेम है, तो मैं P3 को कर लेता हूँ और उसके बाद ये 13 और ये हो गया 2 और उसके बाद है P4, यहाँ पे हो गया 14 और ये हो गया हमारा 2। ठीक, अब मैं यहाँ से थोड़ा स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक, P4 के बाद अब कौन सा है, तीनों सेम है, 2 2 2 बचा है, तो अब फिर से हमारा कौन सा चलेगा, P2 चलेगा 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, तो 14 हुआ था 14, तो ये हो गया हमारा 15 और ये 1 माइनस हो गया। ठीक, अब कौन सा चलेगा, P3 ये हो गया 16, ये भी 1 बचा 1 और उसके बाद P4 चल रहा है, P4 ये हो गया 17 और यहाँ पे 1 माइनस 1। ठीक है, P4 भी कंप्लीट। अब देखिए सबका अराइवल टाइम 1 1 1 बचा है, तो किसका अराइवल टाइम सबसे कम है P1 का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, P1 को 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलाएंगे, तो ये हो गया हमारा 18 और ये कंप्लीट। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। अब P2 ये भी 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा, तो ये हो गया 19, ये भी हमारा कंप्लीट। और P3 ये भी है हमारा, ये 1 बचा है, तो ये भी हो गया हमारा 20 और P4 है वो भी 1। ठीक, तो ये हो गया 21। ठीक, इस तरह से हमने गैंट चार्ट को तो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा सा बस रिवर्स करके फिर से देखिएगा, उसके बाद ये आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हमने इसको वैल्यू असाइन किया, मीन्स डिक्रीज़ करते गए हैं वैल्यू को। ठीक है, अब हमें क्या करना रहता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमें कंप्लीशन टाइम को असाइन करना रहता है। कंप्लीशन टाइम को असाइन करना रहता है और इसको हम कैसे करते हैं, हम किसी भी प्रोसेस में सबसे लास्ट में जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ है उसके राइट साइड में देखते हैं। ठीक है, तो P4 हमें सबसे लास्ट में मिलेगा और P4 के राइट साइड में है 21, तो P4 कंप्लीट कब हुआ है 21 पे। तो ठीक है, मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ 21। उसके बाद P3 है हमारा 20, P2 है 90 और P1 है 18। ठीक है, टर्न ऑन टाइम आप देखते हैं कैसे निकालते हैं। टर्न ऑन टाइम का फॉर्मूला रहता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 18 माइनस 1 17, 19 माइनस 2 17 और 20 माइनस 3 17 और 21 माइनस 4 ये भी आया हमारा 17। ठीक है, वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला रहता है टर्न ऑन टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक, तो इससे ये माइनस होगा, तो 17 माइनस 2 15, 17 माइनस 4 13, 17 माइनस 6 11, 17 माइनस 8 9। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है, रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालते हैं, CPU जब फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स करता है किसी भी प्रोसेस के लिए माइनस अराइवल टाइम। तो अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें सबसे ग्रैंड चार्ट के सबसे स्टार्टिंग में देखना पड़ता है कि कौन कौन से प्रोसेस सबसे पहले आए हैं। तो सबसे पहले हमारा आया P1 को कब मिला CPU, वो 1 पे मिला। ठीक है, और ये हो गया हमारा CPU का फर्स्ट रिस्पॉन्स, इसे ही हम CPU का फर्स्ट रिस्पॉन्स कहते हैं, माइनस अराइवल टाइम हमें दिया है P1 के लिए। ठीक है, तो P1 का है फर्स्ट रिस्पॉन्स 1 माइनस अराइवल टाइम 1 माइनस 1 हो गया हमारा 0। ठीक है, P2 को कब मिला है 2 पे, तो 2 माइनस 2 ये हो गया हमारा 0। P3 को कब मिला 3 पे, 3 माइनस 3 ये भी हो गया 0। और P4 को कब मिला 4, तो ये भी हो गया हमारा 0। ठीक, इस तरह से हमने टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम ये तो कम्प्लीटली निकाल लिया। अब हमें क्या करना रहता है, अब हमें मतलब गेट में पूछ सकते हैं कि एवरेज टर्न टाइम कितना होगा, या एवरेज वेटिंग टाइम, या तो रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो अब हमें
एवरेज टर्न टाइम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ AVG एवरेज टर्न टाइम। क्या करना है, हमारे पास है 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17, ठीक है, और 1 2 3 4 4 ये हो गया, और 17 17 17 से ये हो गया हमारा 68, और ये हो गया हमारा 4। अब कितना आएगा 4 1 और 4 7, ठीक। तो हमारा जो एवरेज वेटिंग टाइम आया वो आया हमारा 17, ठीक है। और इसी टाइप से आप एवरेज वेटिंग टाइम, सॉरी, हमारा जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम आया वो आया हमारा 17, ठीक है। और इसी टाइप से आप एवरेज वेटिंग टाइम या तो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम ये सब भी निकाल सकते हैं, ठीक है।